अब ये जो टॉपिक है ये भी बिल्कुल वैसा ही है जो हमने अब तक 3 टॉपिक पढ़े हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, स्पैन और सॉल्यूशन स्पेस। तीनों का एक मिक्सचर है, तीनों से मिलता जुलता एक टॉपिक है। और एक बार फिर इस टॉपिक का जो कंक्लूजन होगा वो हमारा डिफरेंट होगा। बाकी जितने भी कंप्यूटेशंस होंगे और बेसिक जहाँ से हम कंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे, सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे तकरीबन वैसे ही हैं, एक जैसे हैं। सिर्फ इसकी हम एक विद इसका जो कंसेप्ट होगा, उसकी जो डेफिनेशन होगी, उसके मुताबिक हम इसकी एक कंक्लूजन हम फाइनल में कंक्लूड करेंगे। अब लीनियर इंडिपेंडेंस की जब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इसमें दो तरह की फॉर्म्स आती हैं। पहली फॉर्म हमारे पास आती है लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा हमारे पास आता है लीनियरली डिपेंडेंट। ये दो तरह की फॉर्म्स होती हैं जब भी हम लीनियरली इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है, अगर इसकी हम डेफिनेशन समझेंगे तो बाकी सारी चीज़ें आप लोग खुद देख लीजिएगा, बिल्कुल आपके सामने वाज़े हो जाएंगी कि यार हाँ ये बिल्कुल वैसे टॉपिक्स हैं जो अब तक हम करते आए हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए सिर्फ सिंपल इतना सी बात है कि जो भी हमारे पास गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स होगा, उसका जो भी लीनियर सिस्टम बनेगा वो हमेशा हमेशा होमोजीनियस बनेगा। पहली बात यह कि लीनियर इंडिपेंडेंस के लिए जो भी गिवन सिस्टम होगा वो हमेशा होमोजीनियस होगा, इतनी सी बात याद रखनी है। अब दूसरी बात यह कि जो भी आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास तब होगा जब इस होमोजीनियस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल होगा। When we obtain only trivial solution for any homogeneous system, then we say that the system forms linearly independent. Trivial solution, only trivial solution। और ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, क्यों इसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं, ये हम पिछले टॉपिक में ही डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। और लीनियरली डिपेंडेंट डियर स्टूडेंट, इसके लिए भी लाजमी तौर पर आपके पास जो सिस्टम होगा वो होमोजीनियस होगा। अच्छा, होमोजीनियस सिस्टम की एक प्रॉपर्टी आप लोग सब जानते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम हमेशा हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब है कि इन दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों के लिए जो भी सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा, दोनों के सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, लीनियरली डिपेंडेंट के लिए भी होमोजीनियस सिस्टम होगा, लेकिन क्या फ़र्क होगा कि इस फॉर्म के लिए, इस नेचर के लिए वो तमाम सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे जो ट्रिवियल के अलावा होते हैं। आपको मालूम है हमारे पास सिर्फ दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक मैनी सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए जब ट्रिवियल होगा तो तब ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, और ट्रिवियल से हट के जो भी सॉल्यूशन होगा अदर देन ट्रिवियल, यानी पॉइंट अदर देन ओरिजिन। क्योंकि ट्रिवियल की जब हम बात करते हैं तो ट्रिवियल क्या होता है कि एक पॉइंट ही होता है, लेकिन वो हमेशा हमेशा ओरिजिन पर लाई करता है, जिसके अंदर तमाम अननोन की वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक पॉइंट हो जिसकी तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो ना हो, तो वो हमारे पास पॉइंट ओरिजिन पर नहीं होता, ओरिजिन से हट कर कहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास यूनिक सोल्यूशंस होंगे अदर देन ट्रिवियल, जब ट्रिवियल ऊपर है तो इसके अंदर अब ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। यूनिक बट नॉट ट्रिवियल, चलें ये भी लिख देता हूँ, बट नॉट ट्रिवियल। और दूसरा हमारे पास होगा डियर स्टूडेंट्स मैनी सॉल्यूशंस, यानी जब भी हमारे पास किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स का जो लीनियर सिस्टम बनेगा, उसका जो सॉल्यूशन सेट है वो एक पॉइंट बनेगा अदर देन ओरिजिन, और दूसरा हमारे पास बनेगा एक मैनी सॉल्यूशन, यानी लाइन बनेगी, प्लेन बनेगा या स्फीयर बनेगा। तो ये हमारे पास जो फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। आपने देखा डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हमारे पास जो टॉपिक है वो डिपेंड करता है इसके सोल्यूशन पर। तो किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स का या किसी भी मैट्रिक्स का या किसी भी लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन निकालना हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, और उस सोल्यूशन को निकालने के बाद सोल्यूशन को देख करके हम कंक्लूड करेंगे। सिंपल, देखें काम सारा वही है, सिर्फ कंक्लूजन डिफरेंट होगा। तो अगर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास किसी भी सेट ऑफ वेक्टर का जो लीनियर सिस्टम बनेगा उसके सोल्यूशंस अगर ट्रिवियल होंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल होंगे, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और ट्रिवियल से हट करके कोई पॉइंट होगा अदर देन ओरिजिन और मैनी सॉल्यूशंस होंगे,
तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। बस इतनी सी बात है। अब इसकी जो कंप्यूटेशंस होंगी वो आप देख सकते हैं कितनी सिंपल हमारे पास कंप्यूटेशन होंगी। अब इसकी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन के अंदर कह रहा है कि अगर हमारे पास एक सब स्पेस है, यानी सब स्पेस हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर आपके पास सपोज 2 वेक्टर हो सकते हैं, 3 वेक्टर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी होगा लाजमी तौर पर, क्योंकि जब ये नॉन एम्प्टी होगा जब भी तो इसके अंदर हम कंप्यूटेशन करेंगे। अगर ये एम्प्टी होगा तो कंप्यूटेशन कहाँ से होंगे, तो लाजमी तौर पर ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर कितने वेक्टर्स हैं, अप टू n, v1 v2 v3 v4 अप टू vn। अब यहाँ पर 2 वेक्टर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इन जनरल ये vn तक जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये देखिएगा यहाँ पर, तो जब हम इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जितने भी वेक्टर होंगे उसके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है k1 इंटू v1 प्लस k2 इंटू v2 प्लस k3 इंटू v3 प्लस kn इंटू vn, ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाती है। और जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया, इस लीनियर कॉम्बिनेशन की जो फॉर्म होगी वो हमारे पास होमोजीनियस फॉर्म होगी। तो यहाँ पर इक्वल टू बी या डब्ल्यू की जगह 0 लिखा हुआ है, यानी अगर इस पर ज़रा गौर करें तो ये आपके पास ये वाली फॉर्म है, जनरल अलजेब्रिक फॉर्म ax इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास कहलाता है होमोजीनियस फॉर्म ऑफ दी लीनियर सिस्टम्स। तो अगर हमारे पास ये होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द लीनियर सिस्टम होगी तो कह रहे हैं कि इट हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, नेमली इसका नाम क्या होगा, जितने भी अननोन्स होंगे उन अननोन की वैल्यू 0 होगी। तो किसी भी लीनियर सिस्टम के लिए जब तमाम अननोन की वैल्यू 0 होती है तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट जब भी हमारे पास ट्रिवियल, इफ़ दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन, आगे देखें, इफ़ दिस इज़ ओनली, अगर ये सिर्फ वाहिद सोल्यूशन होगा तो जो हमारे पास सब स्पेस होगा एस इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो ये क्या होगा, लाजमी तौर पर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट यानी लीनियर इंडिपेंडेंट फॉर्म वो होगी जिसका जो सोल्यूशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। तो डेफिनेशन के अंदर भी यही बता रहा है कि जब भी आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन होगा किसी भी लीनियरली कंबाइंड सेट ऑफ वेक्टर्स के लीनियर सिस्टम का, वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और आगे क्या कह रहा है, इफ़ देयर आर सोल्यूशंस इन एडिशन टू ट्रिवियल, यानी ट्रिवियल से हट करके जो भी सोल्यूशंस होंगे, देन एस इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। तो जो हमारे पास एस होगा, जो सब स्पेस होगा, वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इसका डिटेल मैंने बता दिया कि हमारे पास से ट्रिवियल सोल्यूशन से हट करके जो यूनिक सोल्यूशन होगा अदर देन ओरिजिन पर जो पॉइंट होगा और मैनी सोल्यूशन होगा, दोनों के लिए हमारे पास क्या होगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक है बेटा। जी बच्चों आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? यस सर आ रही है, क्लियर है सर। ओके थैंक यू। अब डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, ये आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल नंबर 2 है, लीनियरली इंडिपेंडेंस इन थ्री डायमेंशनल रियल स्पेस। सिंपली आपसे पूछता है कि डिटरमिन वेदर द वेक्टर्स v1 ये पहला वेक्टर, v2 ये दूसरा वेक्टर, v3 ये तीसरा वेक्टर, तीन हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं और ये तीनों के तीनों हमारे पास R3 में मौजूद हैं। इसकी भी 3 डायमेंशन है, इसकी भी 3 डायमेंशन है, इसकी भी 3 डायमेंशन है। और आपसे कह रहे हैं कि ये आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट इन R3। हमें सिंपल ये बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो सिंपल डियर स्टूडेंट्स एक बार आप देखिएगा कि आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स मौजूद हैं और आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बताना है। मींस कि आपने इसके सोल्यूशन कैलकुलेट करना है और सोल्यूशन सेट हमें बताएंगे कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो आप ज़रा इस पर थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो सिंपल आपको ये पता चलेगा कि हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले एक लीनियर सिस्टम चाहिए। उस लीनियर सिस्टम का फिर हम सोल्यूशन सेट निकालेंगे बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। जो सोल्यूशन सेट निकलेगा उसको देख करके हम कंक्लूड करेंगे ये डिपेंडेंट होगा या फिर इंडिपेंडेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा काम वही है जो हम लीनियर कम्बिनेशन में कर चुके हैं, स्पेन में कर चुके हैं या फिर पीछे सोल्यूशन स्पेस में कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक लीनियर सिस्टम। तो लीनियर सिस्टम डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों सेट ऑफ वेक्टर को हम लीनियरली कम्बिनेशन की डेफिनेशन यूज़ करते हुए लीनियर सिस्टम बनाते हैं। तो सोल्यूशन सेट बिल्कुल वैसी मेरे साथ साथ लिखिएगा जल्दी जल्दी। हम लिखेंगे वी हैव वेक्टर्स, हमारे पास जो वेक्टर्स गिवन है वो हैं v1 v2 एंड v3। वी हैव 3 वेक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट्स इज दिस implies that we have to introduce 3 scalars to define the linear combination। ठीक है जी, तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट्स सपोज k1 k2
and K3 be the scalars. We introduce 3 scalars for 3 vectors respectively. अब इसकी हम लीनियर कम्बिनेशन बना सकते हैं. दिस implies that the linear combination will be LC will be. अब मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह मालूम है. आप इसको सही से इसका लेक्चर बना लीजिएगा, साथ साथ लिखिएगा मेरे आप लोग, क्योंकि मैं काफ़ी स्लो लिख रहा हूँ तो आपको इसको समझने में और लिखने में आसानी हो जाएगी. तो एल सी मीन्स लीनियर कम्बिनेशन विल भी क्या होगा बेटा हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन, फर्स्ट स्केलर इंटू फर्स्ट वेक्टर K1V1 प्लस सेकेंड स्केलर इंटू सेकेंड वेक्टर K2V2 प्लस थर्ड स्केलर इंटू थर्ड वेक्टर K3V3, और ये लाजमी तौर पर होमोजीनियस होना चाहिए, इस बिना पर ये इक्वल टू 0. इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1. तो आपने देखा लीनियर कम्बिनेशन के अंदर भी हमने यही स्टेप किया था, स्पेन के अंदर भी यही काम किया था हमने, बिल्कुल वही काम चल रहा है. देखिएगा अब ज़रा यहाँ पर आ जाएं आप डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन है, तो ये देखें ये वाली इक्वेशन मैंने डेवलप कर दी ये वाली. अब इसके बाद क्या करते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है V1 V2 और V3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो ये लीजिए K1 इंटू V1 प्लस K2 इंटू V2 प्लस K3 इंटू V3 इक्वल टू, अब ये जो जीरो था इसको भी हम R3 में लिखते हैं, यानी जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर को हम R3 जीरो वेक्टर लिखते हैं. तो ये 0,0,0 हो गया हमारे पास. ठीक है जी. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं, K1 इंटू एक्स कंपोनेंट प्लस K2 इंटू एक्स कंपोनेंट प्लस K3 इंटू एक्स कंपोनेंट. क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन, K1 प्लस 5K2 प्लस 3K3. ठीक है जी, ये हमारे पास कंपोनेंट बनेगा. अब इन्होंने यहाँ पर एक स्टेप डायरेक्ट किया है, चलो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ. ये मेरा स्टेप क्या होगा, K1 प्लस 5K2 प्लस 5K2 प्लस 3K3. ये मेरे तमाम के तमाम एक्स कंपोनेंट को मैंने कंबाइन कर दिया, कॉमा. अब हम क्या करेंगे, वाई कंपोनेंट्स को कंबाइन करते हैं. K1 इंटू -2 दिस विल बी -2, 6 इंटू K2 ये हमारे पास होगा प्लस 6K2, और डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू K3 तीसरे वेक्टर के लिए ये हमारे पास होगा 2K3. ये हमने तमाम के तमाम वाई कंपोनेंट को मैंने कंबाइन कर दिया तीनों. ठीक है जी. अब मैं तीनों जेड कंपोनेंट को कंबाइन करता हूँ, ये मैंने लिखा है कॉमा. 3 इंटू K1 दिस विल बी 3K1 -1 इंटू K2 माइनस K2 एंड 1 इंटू K3 प्लस K3. तो ये लीजिए एक्स वाई जेड तीनों को मैंने कंबाइन कर दिया, इक्वल टू हमारे पास ये होगा 0,0,0 0,0,0. अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग अच्छी तरह जानते हैं एक्स कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्स कंपोनेंट को राइट हैंड साइड के एक्स कंपोनेंट से कंप्यूट करेंगे तो हम लिख सकते हैं ऑन इक्वेटिंग, बिल्कुल वही स्टेप्स जो हम पहले करते हैं, ऑन इक्वेटिंग लिखेंगे. तो ये देखें एक्स कंपोनेंट को हमने इक्वेट किया तो ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन नंबर 1. वाई कंपोनेंट को हम राइट हैंड साइड से इक्वेट करेंगे तो ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, और जेड कंपोनेंट को हम राइट हैंड साइड से इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन नंबर 3. तो इस तरह से हमारे पास बड़ी आसानी के साथ एक लीनियर सिस्टम बन गया, एक होमोजीनियस लीनियर सिस्टम बन गया. अब ये होमोजीनियस किस बिना पर, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई प्योर कांस्टेंट नहीं है. हमारे पास एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा इससे, और सेट ऑफ स्केलर बनेगा, और राइट हैंड साइड पर तमाम के तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 हैं. तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस लीनियर सिस्टम बन गया. जब हमें लीनियर सिस्टम मिल गया डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं लीनियर सिस्टम का हमने सोल्यूशन सेट निकालना है. लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन सेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सिस्टम बनेगा उसकी हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं. तो चलें जी जल्दी से बना लेते हैं इस सिस्टम की आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स. आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों सेम होंगी क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम है. तो ये लीजिए ए सब बी इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा 1 5 3 -2 6 2 3 -1 1. ये हमारे पास आ गई आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स. अब इस मैट्रिक्स पर हमने रो ऑपरेशन लगा करके क्या करना है, सोल्यूशन सेट निकालना है जो हमें बताएगा लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है. चलें जी जल्दी से रो ऑपरेशन कर देते हैं. तो ये हमारे पास होगा 2R1 प्लस R2 पहला ऑपरेशन, और दूसरा मेरे पास ऑपरेशन होगा -3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे R1 को,
और R3 में ऐड करवा देंगे प्लस R3। चलें जी स्टूडेंट, जल्दी से करके मुझे बता दीजिए, शाबाश। वन 5 3 प्लस 2 माइनस 2 0, 2 5 द 10, 10 प्लस 6 16, 2 3 द 6, 6 प्लस 2 8, माइनस 3 प्लस 3 0, माइनस 3 से माइनस 15 में माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 3 से माइनस 9 और प्लस 1 माइनस 8 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, पहले स्टेप के बाद हमारे पास R2 और R3 दोनों सेम आ रही हैं। आप चाहें तो इन दोनों को किसी 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करवा करके एक रो को 0 बना सकते हैं, लेकिन हम पहले लीडिंग 1 बना लेते हैं, तरतीब से हम चलते हैं। तो हम अब करते हैं A2 2 पोजीशन पर लीडिंग 1 बनाने के लिए 1/16 R2 कर देते हैं। जब 1/16 R2 कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 1 5 3। आप लोग मुझसे पहले सोल्यूशन बनाएंगे होपफुली, क्योंकि मुझे टाइम लग रहा है इसको बनाने में। 0 1 1/2 1/2 और डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है 0 -16 एंड -8। चले जी, लीडिंग 1 के नीचे 0 बनाते हैं। हम क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 को और R3 में ऐड करवा देते हैं। तो हमारे पास जो रो 3 होगी वो पूरी की पूरी 0 होगी, जैसे हमें नज़र आ रहा है। 1 5 3 0 1 1/2 एंड 0 प्लस 0 0 प्लस 16 -16 0 और ये -8 प्लस 8 -8 0। तो R3 पूरी की पूरी हमारे पास 0 आ गई है। तो चलें जी, ये हमारे पास इसकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई। अब इसके हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस बना लेते हैं। चलें भाई, जल्दी से बना लीजिए पैरामेट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बनेगी R1 से, तो ये हमारे पास होगा K1 प्लस 5K2 प्लस 5K2 प्लस K3 सॉरी 5K2 प्लस K3 3K3 3 क्या हो गया, मेरा हाथ कुछ ज़्यादा ही कपकपा रहा है यहाँ पर, प्लस 3K3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, R1 से इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 दे, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं, क्योंकि 1 2 3 हम ऊपर दे चुके हैं। और R2 से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, तो ये हमारे पास होगा K1 तो 0 है, तो ये होगा K2 प्लस 1/2 K3। जी भाई, सेक्शन सी ज़रा मुझे बताइए, हमारे पास कितनी पैरामेट्रिक इक्वेशंस बन गई? 2 नंबर ऑफ दो। अननोन 3 है सर। तो क्या बनेगा सोल्यूशन? इनकंसिस्टेंट। मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन, थैंक यू वेरी मच। अब देखें, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बारहा कह चुका हूँ, एक बार फिर रिकॉल करता हूँ। ये जो छोटी छोटी कंडीशंस और कंसेप्ट्स हैं, इनको एग्ज़ाम के अंदर आपने लिखना है, डिलीवर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपने अपना बेस्ट देना होता है। तो जब आपने ये चीज़ लिखा तो यहाँ पर ये चीज़ लाजमी मेंशन कीजिए, दिस सिंपलाइज दैट दी नंबर ऑफ़ इक्वेशंस आर, मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा पूरा लिखेंगे। दी नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं इज़ इक्वल टू 2। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो अननोन्स हैं वो हमारे पास है, नंबर ऑफ़ अननोन्स वो 3 है। तो जब भी अननोन्स इक्वेशन से ज़्यादा होते हैं, लाजमी तौर पर हमारे पास मैनी सोल्यूशंस आते हैं। ये आप लोग चैप्टर नंबर 1 से अब तक पढ़ते आए हैं, और ये मैं हर बार इंसिस्ट करता हूँ कि ये चीज़ें आपके दिमाग पर अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मालूम है कि व्हेन अननोन्स आर मोर देन नंबर ऑफ़ इक्वेशंस, यहीं पर हम लिख सकते हैं दिस सिंपलाइज दैट देयर विल बी मैनी सोल्यूशंस। तो आप इसको सही से प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। मैं आप यहाँ पर आपको हिंट और आइडिया दे रहा हूँ, आपने इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है, मैनी सोल्यूशन। तो ज़रा मुझे बताइए, डेफिनेशन जो मैंने समझाई थी उसके मुताबिक ये कौन सा होगा, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? सर डिपेंडेंट होगा सर। डिपेंडेंट होगा, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इंडिपेंडेंट होने के लिए सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए।
तो ये डिपेंडेंट होगा, दूसरे पर इन्हिसार करेगा। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैनी सोल्यूशन एक दूसरे पर इन्हिसार ही करते हैं, क्योंकि मैनी सोल्यूशन हम इंट्रोड्यूस ही तब करवाते हैं जब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन नहीं आता है। हम किसी एक वेरिएबल को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, यानी कि हम एक डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ दी सेट बनाते हैं, डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ दी सोल्यूशन बनाते हैं। तो मैनी सोल्यूशन तो होता ही डिपेंडेंट है, किसी एक वैल्यू पर अगली वैल्यू डिपेंड कर रही होती है। तो सिंपली हमारे पास ये जो सोल्यूशन बनेगा ये डिपेंडेंट बनेगा। ठीक है, तो एक बार फिर रिकॉल करता हूँ कि ये जो कंडीशन मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, ये आप में से हर स्टूडेंट को अच्छी तरह से अपने नाम की तरह याद है। ये ऐसी कंडीशन है जो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं अब तक। तो ये कंडीशन आपने एग्ज़ाम में लाजमी मेंशन करना है, अगर आपने अपना बेस्ट देना है, बहुत अच्छा वेटेज लेना है तो। ओके, तो अब ये स्टूडेंट्स ये चीज़ लिखने के बाद हमें देखिएगा हमारे पास ये जो इक्वेशंस बनी है, दो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, इसमें से हमने सोल्यूशन सेट निकालना है। अब इसमें से सोल्यूशन सेट कैसे निकालते हैं आपको अच्छी तरह मालूम है। इक्वेशन नंबर 5 में से K2 इक्वल टू ये होगा -1/2 K3, और K3 को आप सपोज कीजिए आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो आपके पास K2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप इसके जल्दी से मुझे सोल्यूशन निकालिए। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं, देखें। तो मैं ये काम यहाँ पर करवा नहीं रहा, आप लोग जल्दी से K1 K2 और K3 की ज़रा वैल्यूज़ निकालिए। शाबाश, ये सोल्यूशन यहाँ पर बना हुआ है। अब इन्होंने तो डायरेक्ट बना दिया, देखें हमने पूरा रो ऑपरेशन के थ्रू प्रॉपर तरीके से पूरा सोल्यूशन बना लिया है। चलें यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिएगा तो थोड़ा सा मिक्सअप ना कीजिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलें अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 5 में से K2 को मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर रख रहा हूँ और K3 को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड पर। तो ये होगा -1/2 K3। अब देखिएगा हमारे पास दो इक्वेशन है और 3 अननोन्स हैं। तो हमारे पास जो तीसरा अननोन है इसको हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सपोज करना पड़ेगा। ये जो K3 है, हालांकि ये खुद कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि ये इस सिस्टम का वेरिएबल है, इस सिस्टम का अननोन है, इसलिए हम इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट T सपोज करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर S सपोज कर सकते हैं, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इन्होंने T सपोज किया है K3 को, तो चले हम भी T सपोज करते हैं ताकि एक जैसा सोल्यूशन आ जाए। तो ये देखें, अब इस K3 की वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे तो ये हमारे पास K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 K3, -1/2 K3। आप देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी K2 का आंसर क्या है, ये रहा -1/2। ये K3 की जगह हमने T इस्तेमाल करना है, तो ये क्या होगा, -1/2 T हो जाएगा ये। तो ये K3 की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, T इस्तेमाल करेंगे, और K3 की वैल्यू हमारे पास T है, तो ये होगा -1/2 T। अब इन K1, अब K3 और K2 की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कीजिए यहाँ पर, तो आपके पास K1 आ जाएगा। जल्दी से पुट करके मुझे बता दीजिए, शाबाश। K2 और K3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो K1 आ जाएगा। जी बेटा, K1 -1/2 ही आ रहा है। -1/2 ही आ रहा है, तो ये कंफर्म कर लीजिए, शाबाश। तो ये आपके पास आना चाहिए लाजमी -1/2 T। तो अब सोल्यूशन सेट देखने के बाद हमें मज़ीद वेरीफाई हो गया कि हमारे पास इस सोल्यूशन सेट के अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो बिल्कुल जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर, यानी कि लास्ट वेंसडे को आप लोगों को डिटेल से बता दिया सोल्यूशन स्पेस के अंदर कि जब भी आपके पास मैनी सोल्यूशन हो और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो तो वो हमेशा एक लाइन बनाती है और इसकी डायमेंशन 1 होती है। ठीक है, तो ये मैनी सोल्यूशन की पहली कंडीशन है। मैनी सोल्यूशन की दूसरी कंडीशन के अंदर आपके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं और वो हमारे पास दो डायमेंशन रखेगी और वो प्लेन होता है। इसी तरह तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए वो स्फेयर होगा और 3 डायमेंशन होगी। तो मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास स्पेन भी करेगा और ये हमारे पास क्या करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर्म हमारे पास बना रहा है, सॉरी डिपेंडेंट फॉर्म हमारे पास बना रहा है, क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूशन की नेचर है वो है मैनी सोल्यूशन। तो चलें फाइनली इसको अब हम कंक्लूड कर लेते हैं। तो ज़रा कंक्लूजन देखिएगा हम किस तरह से लिखते हैं। तो कंक्लूजन में यहाँ लिखवा देता हूँ, हेंस the solution obtained is many. This implies that the given set of vectors, the given
set of vectors और हमारे पास जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो थे v1 वेक्टर्स v1 v2 and v3 form linearly आप इसको पूरा लिखेंगे linearly dependent, ये भी आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, DE पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब है डिपेंडेंट। आपने इस तरह शॉर्ट करके नहीं लिखना है, मैं बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने पूरा का पूरा लिखना है। लीनियरली डिपेंडेंट सेट इन R3, क्योंकि हमारे पास जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स थे वो R3 में थे, तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा ये R3 के अंदर ही बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा कंक्लूजन है जो हमें लिखना है। तो ये जो कंक्लूजन आप लिखेंगे वो आपका जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा वहीं को आपने थोड़ा सा उसके अंदर अपनी वर्डिंग यूज़ करते हुए एक कंक्लूजन लिखना है, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर आपसे क्या पूछा था, डिटरमिन दैट v1 v2 एंड v3 फॉर्म लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट इन R3। तो हमने सिंपल क्या कह दिया, द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 एंड v3 फॉर्म लीनियरली डिपेंडेंट इन R3। तो जो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट था उसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हमने कंक्लूजन के अंदर कन्वर्ट किया है। तो इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, इनको आपने याद करना या इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सोल्यूशन को देख करके अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है, कोई मसला नहीं है, ग्रामेटिकल